नमस्कार दोस्तों, रोजगार फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम एक नाजुक लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे, कोरियन कंटेंट और स्क्रीन एडिक्शन का किशोरों पर मनोवैज्ञानिक असर। कुछ कहानियां सिर्फ सुर्खियां नहीं होती, वो आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। ऐसी ही एक खबर हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई। 16, 14 और 12 साल की 3 बहनें निष्का, प्राची और पाखी अपने घर की छत से कूद गईं और अपने पीछे एक छोटा सा संदेश छोड़ गईं जो उन्होंने अपने पिता के लिए लिखा था। पापा, अब हमसे कोरियन छुड़वा लो, हम गेम को नहीं छोड़ सके। ये एक ऐसा वाक्य है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है, और यही दिल दहला देने वाली घटना हमें आज की बातचीत के केंद्र में लाती है। हमारे पास जो लेख हैं वो इसी उलझे हुए जाल की पड़ताल करते हैं। किशोरों में डिजिटल दुनिया, खासतौर पर ये जो कोरियन कंटेंट और गेमिंग की लत है, उसका बढ़ता हुआ अंधेरा। आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर ये लत लगती क्यों है, इसका दिमाग और व्यवहार पर क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि आखिर इस कोरियन कंटेंट में, ये के पॉप, ये ड्रामा, ये गेम्स, इसमें ऐसा क्या है, क्या जादू है जो बच्चों को इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लेता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और लेखों में एक शब्द बार बार आता है, एस्केपिज्म। हाँ, मतलब पलायनवाद। हाँ, ये एक ऐसी चमकीली परफेक्ट दुनिया है जो असलियत से कोसों दूर है। आप सोचिए, असली दुनिया में स्कूल का तनाव है, दोस्तों से झगड़े हैं, भविष्य की चिंता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में एक शानदार जीत बस एक क्लिक दूर है। के ड्रामा का हीरो हर मुश्किल को पार कर लेता है, के पॉप स्टार्स की जिंदगी एकदम ग्लैमरस दिखती है। हाँ। तो ये एक ऐसा नशा है जो किशोरों को उनकी अपनी समस्याओं से दूर ले जाता है, कम से कम कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए। लेकिन गाजियाबाद की बहनों के मामले में ये सिर्फ कुछ देर के लिए दूर जाना नहीं था, वो तो कुछ और ही था। लेख में जो जानकारी दी गई है वो वाकई में डरा देने वाली है। हाँ, और यहीं पर ये मामला सिर्फ मनोरंजन से आगे बढ़कर पहचान के संकट तक पहुंच जाता है। पहचान का संकट? बिल्कुल। उन बच्चों ने सिर्फ कंटेंट नहीं देखा, वो मानसिक तौर पर कोरियन बन गई थीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने अपने नाम बदलकर मारिया, सिंडी और अलीजा रख लिए थे। अपने नाम ही बदल लिए थे। हाँ। उनकी डायरी में साफ लिखा था, कोरिया ही हमारी जिंदगी थी। सोचिए, इस एक लाइन का वजन कितना ज्यादा है। इस मनोवैज्ञानिक बदलाव ने उन्हें उनके अपने परिवार से, अपनी संस्कृति से, अपनी असल दुनिया से पूरी तरह काट दिया था। मतलब ये सिर्फ एक शौक या दीवानगी नहीं थी, ये तो अपनी पूरी पहचान को बदलने जैसा था। और इसी गहरे असर को समझने के लिए लेख में एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है, पैरासोशल रिश्ते। पैरासोशल रिलेशनशिप्स, ये क्या होता है? ये मतलब एक तरफा रिश्ते होते हैं। एक तरफा? हाँ, किशोर इन डिजिटल किरदारों से, चाहे वो गेम के कैरेक्टर हो या के पॉप स्टार्स, उनसे एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें जानते हैं, वो उनके दोस्त हैं। ये काल्पनिक दुनिया उन्हें वो अपनापन और स्वीकृति देती है जो शायद उन्हें अपनी असली जिंदगी में नहीं मिल रही होती। अच्छा। असली रिश्तों में मेहनत लगती है, उतार चढ़ाव आते हैं, है ना? लेकिन ये पैरासोशल रिश्ता हमेशा परफेक्ट और उनके कंट्रोल में रहता है। तो ये वैसा ही है जैसे हम किसी फिल्म के किरदार से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके साथ हंसते रोते हैं, बस यहाँ वो रिश्ता स्क्रीन से बाहर निकलकर उनकी असल जिंदगी पर हावी हो रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उसी भावना का एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप है। ये काल्पनिक रिश्ते इतने मजबूत हो जाते हैं कि असली माँ बाप, असली दोस्त सब बेगाने लगने लगते हैं, क्योंकि वो डिजिटल दुनिया उन्हें कभी जज नहीं करती, हमेशा रोमांच देती है। ये भावनात्मक जुड़ाव तो समझ आता है, लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसका असर सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे दिमाग की केमिस्ट्री पर पड़ता है। ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल बदलाव है। बिल्कुल सही। और यहीं पर ये लत ड्रग्स या शराब की लत जैसी खतरनाक हो जाती है। इसे डोपामाइन की बाढ़ कहते हैं। डोपामाइन हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। हाँ, रिवॉर्ड केमिकल। जी, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे अपना होमवर्क खत्म करना या किसी दोस्त की मदद करना, तो दिमाग थोड़ी मात्रा में डोपामाइन छोड़ता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन जब कोई किशोर ऑनलाइन गेम में एक लेवल पार करता है या सोशल मीडिया पर लाइक्स देखता है, तो दिमाग में डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है।
एक तरह से दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है। एकदम हाईजैक, ये बिल्कुल सही शब्द है। असली दुनिया के छोटे छोटे इनाम उस बाढ़ के सामने फीके पड़ जाते हैं। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना या परिवार के साथ समय बिताना बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि उससे वो डोपामाइन रश नहीं मिलता। इंडियन एक्सप्रेस की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी नाइक ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहती हैं, जो नजर आता है वो मासूम खेल है, लेकिन असल में ये भावनात्मक दर्द से बचने का तरीका है। दर्द से बचने का तरीका? हाँ, बच्चे उस रश के पीछे भाग रहे होते हैं, असल में वो अपनी उदासी या अकेलेपन से भाग रहे होते हैं। ये तो दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री हुई, लेकिन ये असल में बाहर कैसे नजर आता है? मतलब उनके बर्ताव में क्या बदलाव दिखता है? अतिलेखों के मुताबिक उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। वो या तो बहुत उत्तेजित, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल उल्टे, भावनात्मक रूप से सुन्न, मतलब इमोशनली नम। किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और इसकी एक बड़ी न्यूरोलॉजिकल वजह है। किशोरों का दिमाग, खासतौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, जी, जो प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल का काम करता है, वो अभी भी विकसित हो रहा होता है। तो ये विकासशील हिस्सा लगातार मिलने वाले डिजिटल प्रलोभनों का सामना नहीं कर पाता, जिससे उनका सेल्फ कंट्रोल कमजोर हो जाता है। और शायद यही वजह है कि वो जानते हुए भी कि ये गलत है, खुद को रोक नहीं पाते। जैसा उन बहनों ने अपने नोट में लिखा था, हम गेम को नहीं छोड़ सके। बिल्कुल, और आंकड़े इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ की एक रिपोर्ट का जिक्र है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। उसके अनुसार लगभग 15.9% युवा इंटरनेट एडिक्शन के शिकार है। 15, लगभग 16%। ये तो हर 6 में से लगभग 1 किशोर हुआ। ये संख्या बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी, और ये सीधे सीधे अवसाद और अकेलेपन को बढ़ा रहा है। हाँ। और ये तो बस एक रिपोर्ट है। अर्चना शर्मा के एक शोध का भी हवाला है, जो कहता है कि भारत में 64.6% किशोरों में स्क्रीन आधारित लत के लक्षण हैं। 64%, मतलब हर 10 में से 6 से ज्यादा किशोर। हाँ, और वो किसी न किसी तरह की चिंता या डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। ये आंकड़े तो वाकई में चौंकाने वाले हैं। हम किसी छोटी मोटी समस्या की बात नहीं कर रहे, ये तो एक महामारी जैसा लग रहा है। हाँ, और इसके लक्षण बहुत साफ है। नींद का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाता है, बच्चे रात रात भर जागते हैं। पढ़ाई पर असर तो पड़ता ही होगा। बिल्कुल, ग्रेड्स गिरने लगते हैं, और धीरे धीरे वो सामाजिक रूप से कट जाते हैं। दोस्तों से मिलना जुलना, बाहर खेलना, सब बंद। उनकी दुनिया बस उस स्क्रीन तक सिमट कर रह जाती है। ये साफ है कि ये समस्या बहुत बड़ी और गहरी है, पर लेख सिर्फ समस्या गिनाकर नहीं छोड़ते। वो ये भी बताते हैं कि इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी, और ऐसा लगता है कि इसकी पहली कड़ी घर से, यानी माता पिता से जुड़ती है। हाँ, लेखों में माता पिता की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है, और एक बहुत ही आम गलती की तरफ इशारा किया गया है। अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में माँ बाप बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और यहीं पर लेख एक बहुत दिलचस्प मानसिकता की बात करता है, जिसे ओवर स्मार्टनेस का भ्रम भी कह सकते हैं। ओवर स्मार्टनेस का भ्रम, ये क्या है? ये वो सोच है जहां माता पिता को लगता है कि चलो बच्चा फोन से कुछ नया सीख ही लेगा, या थोड़ी देर शांत बैठेगा तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब इसे एक आसान समाधान की तरह देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो अनजाने में अपने बच्चे को एक ऐसी दुनिया में धकेल रहे हैं जिसका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर जब महीनों या सालों बाद वो इस फोन को छीनने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा विस्फोटक होता है। बच्चे हिंसक हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। अगर डांटने डपटने या फोन छीनने से बात और बिगड़ती है, तो फिर एक माँ बाप को करना क्या चाहिए? लेख में क्या कोई रास्ता सुझाया गया है? और रास्ता सख्ती या सजा का नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य का है। लेखों में 5 व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। हाँ। पहला और सबसे जरूरी, बच्चे से शांति से बात करें। बिल्कुल। उसे अपराधी की तरह महसूस ना कराएं, बल्कि उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करें। मतलब एक संवाद की शुरुआत करें। जी। दूसरा, मिलकर नियम बनाएं। ये मेरा हुक्म है वाला रवैया नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समझौता हो कि दिन में कितनी देर और कब स्क्रीन का इस्तेमाल होगा। बच्चे को भी इस फैसले में शामिल करना जरूरी है ना? बिल्कुल। तीसरा कदम है वैकल्पिक गतिविधियां बढ़ाना। अगर बच्चे के पास करने के लिए और कुछ दिलचस्प होगा ही नहीं, तो वो फोन की तरफ ही भागेगा। उसे स्पोर्ट्स, आर्ट, संगीत या बस परिवार के साथ बाहर घूमने जैसी चीजों में शामिल करें। उसे फोन का विकल्प देवा होगा। सही बात है। चौथा, लत को धीरे धीरे कम करें।
अचानक फोन छीन लेना वैसा ही है जैसे किसी नशेड़ी से उसका नशा छीन लेना। इससे बच्चे में नाकामयाबी का डर और गुस्सा बढ़ता है। और पांचवा, अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर है तो पेशेवर मदद यानी किसी काउंसलर या मनोचिकित्सक की सलाह लेने में बिल्कुल भी शर्म महसूस न करें। और मुझे लगता है एक बात और है जिस पर लेख जोर देते हैं, माता पिता का खुद का व्यवहार, मतलब रोल मॉडलिंग। ये सबसे अहम बिंदु है। अगर माता पिता खुद हर वक्त फोन में घुसे रहेंगे, खाने की मेज पर भी व्हाट्सएप चेक करेंगे, तो वो बच्चों से अलग व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बात तो सही है। बच्चों को नियम सिखाने से पहले वो नियम खुद पर लागू करने होते हैं। परिवार की बात तो ठीक है, लेकिन बच्चे अपना आधे से ज्यादा वक्त स्कूल में गुजारते हैं, तो स्कूलों की क्या भूमिका है? क्या वो इस समस्या को पहचान पा रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। लेख साफ कहते हैं कि स्कूल सिर्फ परीक्षा केंद्र नहीं है, वो बच्चों के दूसरे घर की तरह हैं। शिक्षकों को ये समझने की जरूरत है कि अगर किसी बच्चे के ग्रेड्स अचानक गिर रहे हैं या वो स्कूल आने में आनाकानी कर रहा है, तो वो सिर्फ आलसी नहीं हो गया है। ये गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर भावना बर्मीने से स्कूल रिफ्यूजल कहा है। स्कूल रिफ्यूजल? हाँ, बच्चा स्कूल जाने से मना करता है क्योंकि वो दुनिया का सामना करने से डरता है। यह अक्सर चिंता या अवसाद का एक बड़ा लक्षण होता है। तो एक बच्चा जो स्कूल आने से मना कर रहा है, हो सकता है वो आलसी ना हो, बल्कि वो मदद के लिए पुकार रहा हो। बिल्कुल। और स्कूलों को इस पुकार को सुनना होगा। लेखों में स्कूलों के लिए भी कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं, जैसे क्लासरूम में गैजेट के इस्तेमाल पर स्पष्ट नियम बनाना, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, और बच्चों को सिर्फ मैथ्स और साइंस नहीं बल्कि डिजिटल वेलबींग भी सिखाना, यानी इंटरनेट की दुनिया में खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रखें। ऑफलाइन एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी शिक्षकों का बच्चों से एक भरोसे का रिश्ता बनाना, ताकि बच्चे अपनी परेशानियां उनसे साझा कर सकें। भारत सरकार की मनोदर्पण जैसी पहल भी शायद इसी दिशा में एक कदम है। जी बिल्कुल, वो इसी जरूरत पर जोर देती है। तो ये एक पूरी चेन है, परिवार, फिर स्कूल, और ये हमें इस बातचीत के सबसे बड़े हिस्से पर लाती है, समाज। लेखों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक या स्टिग्मा की बात की गई है, जो शायद इन सब में सबसे बड़ी बाधा है। ये एक कड़वी सच्चाई है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां शारीरिक बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना सामान्य है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मांगना आज भी पागलपन की निशानी माना जाता है। हाँ, ये मानसिकता तो है। आंकड़े खुद ये कहानी कहते हैं। एक जगह बताया गया है कि भारत में 15 से 24 साल के केवल 41% युवा ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद लेने को तैयार हैं। सिर्फ 41%? जी, जबकि दूसरे विकसित देशों में ये आंकड़ा 83% तक है। मतलब आधे से भी कम युवा मदद मांगने में सहज हैं। और वयस्कों में तो स्थिति और भी खराब है। लेख बताते हैं कि 70% भारतीय वयस्क शर्म या समाज के डर से इलाज नहीं करवाते। अब सोचिए, जब बड़े ही मदद लेने से डरेंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? बात तो सही है। अभिनेता सोनू सूद की चिंता का भी उल्लेख है कि आजकल बच्चों को महंगे कोचिंग सेंटर या नए फोन नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी बात सुने, उन्हें सही रास्ता दिखाए। लेकिन हमारा समाज उस संवाद की जगह ही खत्म करता जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत हमें वापस वहीं ले आती है, गाजियाबाद की उन बहनों के उस दर्द भरे संदेश पर, सॉरी पापा। ये एक खौफनाक याद दिलाता है कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, वो कभी भी इंसानी जुड़ाव की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल। अगर हम समाधानों को समेटें तो वो 3 स्तरों पर है। पहला, संवाद, परिवार में, स्कूलों में, दोस्तों के बीच, खुली और बिना जजमेंट वाली बातचीत। दूसरा, बच्चों की असली पहचान को मजबूत करना, उन्हें अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपनी असलियत से जोड़ना, ताकि उन्हें एक काल्पनिक पहचान बनाने की जरूरत ना पड़े। और तीसरा, इस लत को एक बुरी आदत या नैतिक विफलता की तरह नहीं, बल्कि एक बीमारी की तरह देखना जिसका इलाज संभव है। हाँ, इसे एक बीमारी की तरह देखना बहुत जरूरी है। जी, निम्हांस के एक मनोचिकित्सक का विचार भी यहाँ बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, तब पबजी जैसे गेम कई किशोरों के लिए दुनिया से जुड़ने का एकमात्र सहारा बन गए थे। अच्छा। और फिर अचानक उन पर प्रतिबंध लगाने से कई बच्चों में मानसिक समस्याएं पैदा हुई। मुद्दा हमेशा संतुलन का है। आपका साथ चाहिए, फोन नहीं। शायद यही मूल मंत्र है। हाँ बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता। और अंत भी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं।
ये सारे लेख बच्चों द्वारा बनाई गई डिजिटल पहचान और उसके खतरों पर केंद्रित हैं। लेकिन ये गहरा सवाल भी खड़ा करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां वयस्क भी सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग संवारी हुई परफेक्ट ऑनलाइन पहचान बनाने और दिखाने में लगे हैं, क्या हम एक समाज के रूप में खुद उसी पलायनवादी व्यवहार का उदाहरण नहीं पेश कर रहे हैं जिससे हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं?